हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर लर्न विद एआर एंड हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। ये बच्चों पार्ट 2 लेक्चर है इंश्योरेंस का, चैप्टर नंबर 4 ओसीएम 12th कॉमर्स। हम एक टॉपिक अच्छे से, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर आप लेते हो किसी भी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, वेदर लाइफ और हेल्थ और प्रॉपर्टी का, इंश्योरेंस गिव्स कॉम्पेंसेशन एंड नॉट प्रॉफिट। रिमेंबर दिस लाइन कि इंश्योरेंस निकाला जाता है कॉम्पेंसेशन के लिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस, लॉस के, नुकसान के भरपाई के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। इसका भी भूलना मत। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। कुछ इस तरीके से है: utmost good faith, insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of loss minimization जिसको mitigation of loss भी कहते हैं, then comes principle of causa proxima। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। Okay, the very first one is principle of utmost good faith। यहाँ पर जैसे दो parties है, insurer and insured, ठीक है, and while they enter into the contract, they must enter with good faith। Remember, insurer and insured should enter into a contract in good faith। मतलब दोनों parties ने trust gain करना है, भरोसा नहीं तोड़ना है। Insured should provide all the information that impacts the subject matter। मतलब क्या है, यहाँ पर इंश्योर्ड का जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है उसने अपनी हेल्थ से रिलेटेड या जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर वो डिस्क्लोज करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से छुपाना नहीं चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जिस किसी भी चीज का इंश्योरेंस निकाला जाए उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। अगर मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस निकाली हूँ तो कार है सब्जेक्ट मैटर। अगर मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस निकाली हूँ तो मी माई सेल्फ इज द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, नाउ इंश्योरर शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग द टर्म्स, द कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बराबर से सामने वाले पार्टी को हमको एक्सप्लेन करना चाहिए एज एन इंश्योरेंस कंपनी। तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? गुड फेथ। फॉर एन एग्जांपल, जॉन टुक एन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, एक बहुत बड़ा स्मोकर है, ओके, ही वाज अ स्मोकर एंड उसने यही फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, ही डिडंट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, he got cancer later on। इंश्योरेंस कंपनी won't pay anything। इंश्योरेंस कंपनी उसको उसका कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। Why? Because John didn't reveal the important fact कि इंश्योरेंस लेने से पहला उसको कैंसर था। अंडरस्टूड? यहाँ पर बात आती है ट्रस्ट की। The next is principle of insurable interest। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जैसे एज आई सेड कि सब्जेक्ट मैटर वो चीज है जिसका हम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, हमें उसमें क्या होना चाहिए? द इंश्योर्ड, the person taking the insurance must have interest in that subject matter। ठीक है, अगर मैं अपने घर का इंश्योरेंस निकाल रही हूँ, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस निकाल रही हूँ या कोई एक फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस निकाल रही हूँ, सो आई एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस मस्ट हैव इंटरेस्ट इन दैट पार्टी, इन दैट पर्सन और दैट सब्जेक्ट मैटर जिसका भी इंश्योरेंस निकाल रही हूँ। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, स्पाउस एंड द डिपेंडेंट्स जो भी है हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कॉर्पोरेशंस आल्सो हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ये बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों। फॉर एग्जांपल, कंसिडर कर लो द ओनर ऑफ अ टैक्सी कैब हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द टैक्सी कैब बिकॉज ही इज गेटिंग इनकम। ऑफ कोर्स उसकी आमदनी उसी टैक्सी से चलती है, तो वो टैक्सी कैब उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और उसने उसका इंश्योरेंस निकाला क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है और वो नहीं चाहता कि टैक्सी को नुकसान पहुंचे। बट इफ ही सेल्स इट, ही विल नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट लेफ्ट इन द टैक्सी कैब। ऑफ कोर्स, ठीक है, every person has an insurable interest in every person has an insurable interest in his own life। Definitely a merchant has insurable interest in his business of trading। Similarly a creditor has insurable interest in his data और वो नहीं चाहेगा कि सब पर्टिकुलर पर्सन को जो सब्जेक्ट मैटर है उसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस निकाला है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जो भी इंश्योर्ड है, मतलब जो इंश्योरेंस ले रहा है, कांट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, मैंने आपको बहुत स्ट्रेस देके वो लाइन रीड करवाई थी कि इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं।
कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, ठीक है। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मीन्ड ओनली फॉर कवरेज ऑफ लॉसेस, okay, that is the only purpose. Indemnity means what? A guarantee to put the insured in a position as he was before the accident. मतलब एक्सीडेंट से पहले उसकी जो कंडीशन थी वैसी ही उसको वापस रिटर्न करना। जैसे उसकी कार एक्सीडेंट में लॉस हो गया, कार खराब हो गई, तो हम उसका कॉम्पनसेशन देंगे। तो जो भी पैसा होगा उससे वो कार को अगर पॉसिबली रिपेयर करवा ले या फिर वो नई कार परचेस कर ले, जो भी उसके लिए पॉसिबल होगा। तो इंश्योरेंस जो होगा उसको बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, लॉस से पहले की कंडीशन में पहुंचाने के लिए होता है। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी। लेकिन रिमेंबर दिस लाइन अगेन, दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डजंट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाई? बिकॉज किसी की अगर डेथ हो जाती है बच्चों, तो उसका तो इंडेमनिटी तो नहीं हो सकता ना। हम उसको बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, मतलब मरने के बाद हम उसको डायरेक्टली वापस जिंदा तो नहीं कर सकते ना। For example, a person insured a car, okay, 2.5 lakh against the damage on an accident case. Due to accident, he suffered a loss of 1.5 lakhs. Then insurance company कितना compensate करेगी? कार 2.5 lakh की insured थी, लेकिन नुकसान तो खाली 1.5 lakhs का हुआ है, ठीक है। So the insurance company will compensate him 1.5 lakhs only and not the policy amount. 2.5 lakhs नहीं, बल्कि सिर्फ 1.5 lakh ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। द पर्पस बिहाइंड इज टू कॉम्पेंसेट एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट। अब मान लो अ पर्सन हैज इंश्योर्ड अ कार ऑफ रुपीज 2.5 लाख, जैसे यहाँ पर ये केस दिया है। अगर ये केस ऐसा होता कि 2.5 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ वो उससे बड़ा अमाउंट का हुआ, तो भी हमें इंश्योरेंस कितने का मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा ओनली 2.5 लाख। तो याद रखना, जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो और जो लॉस का अमाउंट है वो, दोनों में से whichever is less will be the claim. आपको compensation क्या मिलेगा? Whichever is less. Understood? Then next is, we will move on to principle of contribution. In case the insured took more than one insurance policy, and that is possible, हम एक से ज़्यादा insurance policy ले सकते हैं for the same subject matter again, okay, she can't make profit by making claim for the same loss more than once. तो पूरा पूरा अमाउंट में दोनों भी कंपनी से नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगेन द फैक्ट इज कि इंश्योरेंस है कॉम्पनसेट करने के लिए लॉस का, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल राज की प्रॉपर्टी है 5 लाख की, उसने इंश्योरेंस निकाला था कंपनी ए से लगभग 3 लाख का एंड कंपनी बी से 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 3 लाख टू द प्रॉपर्टी। कितना नुकसान हुआ? 3 लाख का। राज कैन क्लेम रुपीज 3 lakhs फ्रॉम ए, बट आफ्टर दैट वो बी से क्लेम नहीं कर सकता, ही कैन नॉट मेक एनी प्रॉफिट आउट देयर। नाउ कंपनी ए कैन मेक अ क्लेम फ्रॉम कंपनी बी टू फॉर प्रोपोर्शनल लॉस क्लेम वैल्यू। मतलब अब अगर कंपनी ए चाहे तो कंपनी बी के साथ मिलकर इस अमाउंट को डिवाइड करके क्या कर सकती है? कॉम्पनसेट कर सकती है, लेकिन दोनों कंपनी से वो 3 lakhs और यहाँ से 1 lakh का क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज subrogation. Principle of subrogation क्या है बच्चों? After the insured gets the claim money, the insurer steps into the shoes of insured. After making the payment of insurance claim, the insurer becomes the owner of the subject matter. Meaning is, okay, for example, Ram took an insurance policy for his car. Okay, कार का एक्सीडेंट हो गया एंड कार टोटली डैमेज हो गई। इंश्योरर ने पूरा जो भी लॉस का वैल्यू था कॉम्पनसेट कर दिया, फुल वैल्यू पॉलिसी के हिसाब से इंश्योर्ड को पैसा मिल गया। नाउ राम कांट सेल द स्क्रैप रिमेन्ड आफ्टर द स्क्रैप। मतलब जो भी बचा होगा डब्बा कार का एक्सीडेंट के बाद, वो स्क्रैप अब किसका हो जाएगा? That subject matter will be the property of insurer, that is insurance company उसकी ओनर हो जाएगी। इंश्योर्ड को यहाँ पर क्लेम मिलने के बाद वो स्क्रैप कार का बेचने की परमिशन नहीं होगी, बिकॉज अगेन हम क्यों कर रहे हैं इंश्योरेंस? कॉम्पनसेशन के लिए एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट। रिमेंबर ये स्टेटमेंट हर बार रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस, क्योंकि मिटिगेट करने का मतलब होता है मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। तो हम यहाँ पर लॉस को कोशिश करेंगे कम से कम मिनिमाइज करने की। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंश्योर्ड must take all the necessary steps to minimize the losses to insured asset। ठीक है, हम
अब एग्जाम्पल देखते हैं. राम took insurance policy for his house. In a cylinder blast, अभी cylinder से blast हो गया, his house burned. He should have called nearest fire station earliest so that the loss could be minimized. In this tragic scenario, Mr. John must try his level best to stop the fire by all the possible means. Of course, asking the neighbors for emergency fire extinguishers and etc. and etc. He must not remain still or inactive and watch his house burning hoping why should I worry? I have insured my house. मतलब तमाशा देखते नहीं बैठ सकता कि भाई घर जल रहा है तो जलने दो, मेरा तो इंश्योरेंस कवर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है. नहीं, फर्क पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर हमारा पॉलिसी कह रहा है, प्रिंसिपल है मिटिगेशन ऑफ लॉस. हमें हर वो मीन्स या हर वो रास्ता चुनना है जिससे हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं. हमें पूरी कोशिश करनी है अपने लॉस को मिनिमाइज करने की. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज the last principle is principle of causa proxima. The word cause proxima means the nearest case. Cause proxima, cause का मतलब क्या होता है? वजह. Proxima मतलब which is very closed or nearest thing, सबसे करीब. ठीक है. So an accident may be caused by more than one causes. Of course, एक accident के पीछे 2 या 4 reason हो सकता है. In case the property insured for only one cause, and again in such case nearest cause of the accident is missing, insurer pays the claim money only if the nearest cause is insured. इसका सिंपल मीनिंग है बच्चों के 2 और 4 अलग अलग रीजन से एक्सीडेंट होने के चांसेस है. ठीक है. लेकिन जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो जो कंपनी है वो हमको कॉम्पनसेट करने से पहला ये देखेगी कि 2-3 रीजन था एक्सीडेंट का, पर उसमें से वो रीजन जो सबसे क्लोज प्रोक्सिमा द नियरेस्ट रीजन फॉर द कॉज, अगर वो पॉलिसी में इंक्लूडेड है, if that nearest cause of the accident is found in the policy, तो आपको compensation मिलेगा. अगर वो nearest cause इंश्योरेंस की पॉलिसी में मिसिंग है तो आपको पैसे का क्लेम नहीं मिलेगा. Then एग्जाम्पल देखते हैं. A cargo ship's base was punctured due to rats. Of course, ठीक है, उन्होंने उसको पूरा पंचर पूरा खराब कर दिया, rats की वजह से हुआ. So sea water entered and the cargo was damaged. ठीक है. Here there are two causes for the damage of the cargo ship. पहला, it got punctured because of rats and the sea water entered the ship, है ना. तो इस वजह से now the risk of the sea water is insured but the first cause is not. The nearest cause of damage is sea water which is insured and therefore the insurer must pay the compensation. However, in case of life insurance the principle of causa proxima does not apply. Principle of causa proxima life insurance में नहीं possible है. Rest कोई भी जनरल इंश्योरेंस हो उसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा नियरेस्ट कॉज को कंसिडर करना जरूरी है. अंडरस्टूड? ओके. अगर आपको मेरा ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अच्छे से समझ में आया है बच्चों, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए. इस पे जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगी. और डेफिनेटली एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एवरीवन.